नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री रहे बलदेव सिंह औलख ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, इसलिए बुलडोजर अब तेजी से दौड़ेगा। और उन्होंने रामपुर की बिलासपुर सीट पर 360 वोट से जीत दर्ज की और इस जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित एक सभा में उन्होंने ये बात कही। और वहीं औलख ने कहा कि हम उनको और समर्थन देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमारा समर्थन नहीं किया और हमें मुसलमानों का समर्थन नहीं मिल रहा और ऐसा इस बार भी हुआ है और उन्होंने हमारे लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। और उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों की आबादी के एक बड़े हिस्से को बीजेपी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है और हमने सबको राशन, इलाज, घर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और इसमें मुसलमान भी शामिल है और वो अब भी बीजेपी को हराने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहा है और अब हम उनके बारे में सोचना पड़ेगा। और योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया छवि वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की और सरकार का दावा है कि इनकी कई अवैध संपत्तियों को जमींदोज भी किया गया। इसके साथ ही सरकार ने रामपुर में सपा नेता आजम खान के खिलाफ भी कई कार्रवाई की और वो पिछले कई सालों से जेल में बंद है और सरकार ने उनकी कई संपत्तियों को अवैध कब्जा बताते हुए ध्वस्त कर दिया और उनके विश्वविद्यालय में भी सरकार के बुलडोजरों ने तोड़फोड़ की। और योगी आदित्यनाथ ने इस बार के चुनाव प्रचार में इन कार्रवाइयों को गुंडे, माफियाओं और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई के रूप में प्रचारित भी किया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का बुलडोजर फिर तैयार है और बीजेपी की सरकार बनते ही वो फिर अपने काम पर निकल पड़ेगा। और यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं में सजाकर बुलडोजर खड़े किए गए और वहीं चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी समर्थकों ने लखनऊ और प्रदेश के बाकी हिस्सों में बुलडोजर के साथ जुलूस भी निकाला था। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही और 10 मार्च को चुनाव के नतीजे सामने आए और इस बीच गाजियाबाद के लोनी से विधायक बने नंद किशोर गुर्जर का एक बयान सामने आया और विधायक का बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है और अपने बयान को लेकर वो एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। और विधायक नंद किशोर गुर्जर का वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें वो अपने क्षेत्र के अधिकारियों को चेतावनी देते नजर आ रहे। और गुर्जर ने अपने क्षेत्र के अधिकारियों से कहा कि वो ये बात समझ ले कि उनके क्षेत्र में एक भी मांस की दुकान दिखाई नहीं दे। लोनी में रामराज होना चाहिए, इसलिए लोग दूध घी खाएं और दंड बैठक करें। और वहीं आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब नंद किशोर गुर्जर ने ऐसा कोई बयान दिया हो। इससे पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि अली का नाम लेने वाले लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी को पाकिस्तानी पार्टी बताया था और नंद किशोर लोनी से दोबारा विधायक भी बने और विधायक बनते ही अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए। और वहीं पूरे प्रदेश में बीजेपी ने 403 में से 255 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी गठबंधन को कुल 273 सीटें पर जीत मिली है। और वहीं कानपुर देहात में प्राथमिक विद्यालय में पेट के कीड़ों को मारने की दवा खाने के बाद एकाएक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तबीयत नाजुक होने लगी और कीड़े मारने की दवा एल्माजोल को स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्राथमिक स्कूल के बच्चों को खिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम चलाई जा रही थी, जिसके चलते कानपुर देहात के प्राथमिक विद्यालयों में भी बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा दी गई, जिसके बाद एकाएक दवा खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी और एक के बाद एक और ऐसे करते करते तकरीबन कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित जैनपुर प्राथमिक विद्यालय के करीब 1 दर्जन बच्चों की तबीयत नाजुक बनी हुई है और जिसे देखकर स्कूल प्रबंधक के हाथ पांव फूल गए और बच्चों की तबीयत खराब होने की सूचना पर हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर परिजनों और ग्रामीणों ने मिलकर स्कूल में हंगामा भी काट दिया और अपने अपने बच्चों की भी गलती हुई तबीयत को देखकर परिजनों की भी चीख पुकार निकलने लगी और बच्चों की जान माल की परवाह करते हुए लोग खिलाने लगे। और बच्चों की तबीयत खराब होने की सूचना जैसे ही जिला प्रशासन को मिली, वैसे ही प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ भारी पुलिस बल और स्वास्थ्य महकमे की टीम के साथ प्राथमिक विद्यालय जयपुर पहुंच गया। लेकिन स्कूल में अपने बच्चों की बिगड़ती हुई हालत को देखकर परिजन अपना आपा खो बैठे और लगातार स्कूल प्रबंधक पर जोर जोर से चिल्लाने लगे
और वहीं हंगामा बढ़ते देख पुलिस ने आनन फानन में पहले तो मौके से बच्चों को पुलिस की गाड़ी में भरकर अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की और जल्द से जल्द उन्हें कानपुर देहात के जिला अस्पताल पहुंचाने लगे। और वहीं दंपत्ति मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है और पुलिस ने बताया कि हत्या प्रॉपर्टी को पाने के लिए की गई थी और वहीं उधर मृतक की हत्या में शामिल एक महिला से अवैध संबंध भी थे। महिला ने अपने बेटे और 2 साथियों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी के लालच में पति और पत्नी दोनों की हत्या करके उनके शव को अपने मकान के घेरे में 11 दिन पहले कार से ही ले जाकर मिट्टी के नीचे दबा दिया था। और वहीं पुलिस ने सर्विलांस के जरिए इस घटना का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को जेल भी भेज दिया है और राजेश कुमार और उनकी पत्नी बबीता 28 फरवरी से गायब थे। मृतका बबीता के भाई मनोज कुमार ने अपनी बहन और जीजा की गुमशुदगी बिजनौर में 28 फरवरी को एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार पति पत्नी की तलाश में जुटी हुई थी। और उधर सर्विलांस के जरिए पता चला कि इस हत्या में कोई और नहीं बल्कि मृतका बबीता की खासम खास सहेली रोमा शामिल है। और जब पुलिस ने रोमा और उसके बेटे तुषार और साथी मुकेश और मोंटी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो रोमा ने सब कुछ उगलते हुए बताया कि उसका मृतक राजेश कुमार के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और साथ ही प्रॉपर्टी के लालच को लेकर मुकेश मोंटी ने रोमा के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी और एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने हत्या की साजिश रचने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार करके इस हत्या का खुलासा किया। और वहीं एसपी ने बताया कि प्रॉपर्टी के लालच में आकर रोमा ने अपने साथी के साथ मिलकर पति पत्नी की हत्या करके उनके शव को अपने गांव हमीदपुर के मकान में मिट्टी डालकर दबाया था और इस हत्या को लेकर पुलिस ने 4 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की कार्रवाई भी पूरी कर ली। और वहीं बरेली से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बरेली शिक्षक हैवान बन गया। वहीं छात्रा से अश्लील हरकत करने को लेकर शिक्षक की जमकर पिटाई की गई और वहीं आपको बता दें कि शहर में जुलूस भी निकाला गया और थाने तक जमकर पड़ती रही चप्पलें। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। और वहीं आपको बता दें कि छात्रा के साथ अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद बहन ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और वहीं आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराया गया। और वहीं शिक्षक की पिटाई का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अश्लील हरकतें करता हुआ भी पाया गया। और वहीं शहर में शिक्षक का जुलूस भी निकाला गया है और ये इसका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर कि कैसे शिक्षक का वीडियो जुलूस निकालते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और गंभीर धाराओं में शिक्षक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया। ये बरेली का ये मामला है जहाँ पर एक शिक्षक हैवान बनता हुआ नजर आया, जहाँ पर छात्रा से अश्लील हरकतें करता था, जिसके बाद शिक्षक को उसकी बहन ने जमकर पीटा और जमकर उसका जुलूस भी निकाला गया। उसके बाद आप साफ देख सकते हैं कि कैसे सड़कों पर शिक्षक को पीटते हुए जुलूस निकाला जा रहा है, जिसका वीडियो भी बनाया गया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया और वीडियो अपलोड करते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और वहीं शिक्षक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और वहीं आप देख सकते हैं कि कैसे शिक्षक को पकड़ते हुए पुलिस थाने ले गई और वहीं भीड़ ने पुलिस जो थी उसे पुलिस के हवाले कर दिया और शिक्षक के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया। और वहीं आपको बता दें कि शिक्षक पर आरोप था कि वो छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करता था, जिसके बाद छात्रा ने अपनी बहन से इसकी शिकायत की और शिकायत मिलने के बाद बहन ने शिक्षक को जमकर पीटा और जमकर उस पर ताबड़तोड़ हमले भी किए गए और वहीं शिक्षक का जुलूस भी निकाला गया और जुलूस निकालते हुए उसे पुलिस थाने तक लेके गए और वहीं पुलिस में ले जाने के बाद उसके पास पुलिस के हवाले कर दिया गया। और वहीं अब खबर यूपी के एटा जिले से, जहां पर यूपी के एटा जिले में एक नाबालिग के साथ कुछ युवकों ने दुष्कर्म किया है। और वहीं आपको बता दें कि 7 मार्च को युवक नाबालिग को घर से बहला फुसला कर अपने साथ ले गए थे और वहीं बच्ची के साथ बलात्कार कर वहां से फरार हो गए। और वहीं 16 साल की नाबालिग दलित लड़की के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप जैसी हरकत को अंजाम दिया। और वहीं तीनों दलित आरोपियों की पहचान शिवम, आशीष, मुकेश के नाम से हुई और 5 दिन बाद थाना जसरपुर में आईपीसी की धारा 363,
376D और पोक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। और वहीं पुलिस ने नाबालिग को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला मेडिकल कॉलेज भी भेज दिया। फिलहाल दुष्कर्म के सभी तीनों आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहे थे। मेरी बहन गई थी समर के पास समर बंद करने, तो ये लोग खेत में थे, तो ये लोग ले गए जबरदस्ती और इन लोगों ने रात भर गायब रखा। आशीष को दे दिया, आशीष ने नाजायज संबंध बनाए और सुबह अलीगंज में ढील लिया और वहां से पुलिस के हवाले हो गई। तब मेरी बहन गई थी समर के पास। और वहीं आगरा का एक युवक जहरखुरानी गैंग का शिकार हो गया। और वहीं आपको बता दें कि युवक दिल्ली से रोडवेज बस में अपने गांव वापस आ रहा था और बस में ही गैंग के लोगों ने नशीला पदार्थ खिलाकर युवक से नकदी और सामान लेकर वहां से फरार हो गए। और वहीं बेहोशी की हालत में रोडवेज बस कर्मियों ने वह स्टैंड पर युवक को छोड़ा और पुलिस को सूचना दी। और पुलिस ने युवक के बारे में जानकारी लेकर परिजनों को इसकी सूचित कर दी। और वहीं साथ ही युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। एक तरफ योगी सरकार 5 सालों तक महिला सुरक्षा के लाख दावे करती रही और वहीं महिलाओं के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं को आंकड़े में किसी भी तरह की कोई गिरावट नहीं देखी जा रही। और वहीं प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई न होने के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और वहीं ताजा मामला आगरा के जगदीशपुर थाना क्षेत्र का है। और वहीं आपको बता दें कि 60 वर्षीय लक्ष्मी और उसकी बेटी के साथ दबंग पड़ोसी ने लात घूंसों से प्रहार कर दोनों को घायल कर दिया, जिसकी शिकायत जगदीशपुरा थाने में की गई, लेकिन उचित धाराओं में कार्रवाई न करते हुए औपचारिकता के तौर पर 151 के अंतर्गत कार्रवाई की गई, जिसके बाद से ही दबंग पड़ोसी के हौसले बुलंद है कि वो बुजुर्ग महिला को जान से मारने की धमकी दे रहा है। हमने उसको हमने किया था, हमारा उसने बोला था हम काम कर देंगे तुम्हारा। उसने 25,000 एडवांस लिया, उसने 2 दिन काम किया, फिर हमारा काम नहीं किया। किसने आपका एडवांस लिया था? क्या नाम है? जसवंत। कहाँ रहते हैं? हमारे घर के सामने रहते हैं। हाँ, उन्होंने 2 दिन काम किया, हमारा काम छोड़ दिया उन्होंने। फिर उन्होंने दूसरे जगह काम लगा लिया। हमने उनसे बोला था भैया हमारा काम कर दो, उन्होंने हमारा काम नहीं किया। हमने कहा हमारे पैसे दे तो हम दूसरे पे करवा लेंगे। उन्होंने मना कर दिया, हम पैसे नहीं देंगे, पटाना चाहे तो पटा ले। और फिर उनके बेटे आए पीछे से तो मुझे पहले घर में घुस के मारा। मेरा हस्बैंड आए तो फिर मुझे छोड़ के मेरे हस्बैंड को घर में से खींच के मारा इन लोगों ने रोड पे। हाँ, और फिर मुझे 9 तारीख को और मेरा दिमाग ना है क्या कहते हैं और बोलू गब्बर ने कह रहे हैं तेरी लड़की उनको छेड़ेंगे, तुझ पे करा जाए सो कर लियो, तू यहाँ बोदरे के अंदर रहने नहीं दूंगा, नहीं गोली से मार दूंगा। आपके साथ क्यों मारपीट की गई थी? मैंने 2.5 लाख को वो भरो क्या कहते हैं मकान के काज हैं, तो 25,000 रुपया एडवांस दे दे। मैंने की चल गांव घर को बना देगो 5-6 राजगिरी काम करते हैं। हाँ, तो जाने काम करो। चाचा करे अरे साली तुझे पैसे देंगे ला कहीं पैसा ले लिया आपसे और काम नहीं किया गया। हाँ, तो मैंने दूसरे पे काम करा, मैंने की जिनको हिसाब कर देंगे। तो दे मेरी बहू है, मेरे बेटा है, बड़ी बुरी गतिन थे। का दावा करके पुनर्सत्ता में वापसी कर ली और जमीनी हकीकत कुछ और ही है। और ऐसा ही एक मामला बलभद्रपुर में स्थित रानीपुर के प्राथमिक विद्यालय का है। वैसे तो विद्यालय में 193 छात्रों की संख्या है और 6 अध्यापकों का स्टाफ भी है और मिड डे मील भी है, लेकिन विद्यालय बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। वहीं विद्यालयों में ना तो पीने के लिए पानी है और ना ही शौचालय। और वहीं प्रिंसिपल ने बताया कि शिकायत के बावजूद भी हमारे विद्यालय में एक इंडिया मार्क नल की व्यवस्था तक नहीं है और बच्चे पानी और शौचालय के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर है। समस्या है हमारे यहाँ, पेयजल की समस्या है। यहाँ जो है बच्चे काफी हैं, 193 बच्चे हैं और उसमें जो है नल एक भी नहीं है। बगल में एक नल है, मंदिर है, उसी का नल है, उसी से काम चल रहा है। शिकायत किया गई? हाँ, इसकी शिकायत हमने जो है ब्लॉक पे दी है, लिखित सूचना। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस संबंध में। हाँ, हमारे यहाँ जो है बाउंड्री भी नहीं है और बगल में ही सड़क है
बच्चे इधर उधर जाते रहते हैं। समस्या है हमारे यहाँ, पेयजल की समस्या है। यहाँ जो है बच्चे काफ़ी हैं, 193 बच्चे हैं और उसमें जो है नल एक भी नहीं है। बगल में एक नल है, मंदिर है, उसी का नल है, उसी से काम चल रहा है। शिकायत किया गई इसकी? हाँ, इसकी शिकायत हमने जो है ब्लॉक पे दी है, लिखित सूचना। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस संबंध में। हाँ, हमारे यहाँ जो है और वहीं एक मोबाइल शॉप की दुकान में अज्ञात चोरों ने पीछे से दीवार में सेंध लगाकर दुकान में रखे लाखों के मोबाइल सेट और उपकरण और नकदी चोरी कर लिए। और वहीं सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने पहुंचा तो माजरा देखकर दंग रह गया, जिसकी सूचना दुकानदार द्वारा स्थानीय पुलिस को दी गई। और वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही। और वहीं अमित कुमार ओझा की बाबूगंज बाजार में वृंदावन टेलीकॉम नाम से एक मोबाइल शॉप की दुकान है और बीती रात पीछे से सेंध लगाकर अंदर घुसे चोरों ने मोबाइल की दुकान से एंड्रॉयड मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, आईटेल पैड, जियो की पैड और वहीं सहित लाखों के मोबाइल और नकदी पार कर दी। और साथ ही उसी दुकान से सटी हुई मुन्ना मोरे की साइकिल की दुकान से करीब 40 टायर और 3 बच्चों की साइकिल सहित अन्य सामान पार कर दिया। और सुबह जब अमित ओझा दुकान खोलने आया तो दुकान का सामान बिखरा हुआ था और ये देखकर उसके होश उड़ गए। और जब कमरे के पीछे की तरफ जाकर देखा तो दीवार में सेंध कटी हुई थी और दुकानदार द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। और सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं सीतापुर के मिश्रिक में विश्व विख्यात होने वाले होली परिक्रमा मेला प्रशासनिक अधिकारियों का शिकार बन गया है और वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़कर मेले का उद्घाटन भी नहीं कराया गया और न ही मेला द्वारा की पुताई करवाई गई है। और वहीं आपको बता दें कि होली परिक्रमा मेला तमाम अव्यवस्थाओं से गुजरकर आज महिष दधिच की तपोस्थली मिश्रिक पहुंचा, जहां पर भक्त लगातार 5 दिन परिक्रमा करने के बाद अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। और मेले में चल रही पंचकोशी परिक्रमा में परिक्रमा मार्ग खराब होने के कारण भक्तों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और मेले प्रशासन की लचर व्यवस्था के चलते मेले में व्याप्त गंदगी के कारण साधु संतों ने अपने अपने पड़ाव स्थल छोड़कर मेले के बाहर डेरा जमा लिया, जबकि मेला से पहले हुई बैठक में जिलाधिकारी द्वारा मेले से संबंधित सभी विभागाध्यक्षों को मेले में पेयजल और सड़क निर्माण, साफ सफाई सहित सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करने के कड़े निर्देश भी दिए गए थे। लेकिन अधिकारी और कर्मचारियों की घोर लापरवाही के चलते कोई काम सही अमल में नहीं लाई गई, जो जांच का विषय बना हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भारत का कूटनीतिज्ञ इम्तिहान ले रहा है, तो वहीं इस समय यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री की सक्रिय भूमिका भी नजर आ रही और इसके बावजूद भारत के सामने कई संकट मुंह खोले खड़े। और आखिर भारत के सामने खड़ी उलझने क्या है, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध तेज हो गया, तो वहीं यूक्रेन दूसरे देशों से मदद मांग रहा है, जबकि अमेरिका समेत कई दूसरे देश इस मामले में भारत के रुख का इंतजार कर रहे थे। तो इन सब के बीच वो पल आया जब भारत को रूस और अमेरिका में से किसी एक को चुनना था। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही थी और इसमें भारत को भी वोट देना था, पर भारत ने बीच का रास्ता निकाला और युद्ध की तो निंदा की, लेकिन वोटिंग में शामिल ही नहीं हुआ, जिसके मायने ये भी समझे जा सकते हैं कि शायद भारत के लिए इसके अलावा दूसरा विकल्प था भी नहीं, क्योंकि भारत के सामने इस समय कई तरह की उलझने हैं और विश्व पटल पर भारत का कूटनीतिज्ञ इम्तिहान भी चल रहा है। इस दौरान विदेश मामलों के विशेषज्ञों की भी राय सामने आई है, जहां माना ये जा रहा है कि भारत के सामने पहली बड़ी समस्या रूस है। रूस भारत का बहुत पुराना दोस्त रहा है, तो वहीं कई बड़े मौके पर उसने भारत का साथ दिया और उससे भारत का संबंध इतने भर ही नहीं है, बल्कि हथियार से लेकर व्यापारिक संबंध में भी काफी बेहतर है। और ऐसे में अगर भारत रूस के खिलाफ कुछ बोलता है तो सालों पुरानी ये दोस्ती टूट सकती है।
और भारत को इसका नुकसान हर तरह से हो सकता है। भारत के सामने दूसरी सबसे बड़ी उलझन अमेरिका को लेकर है, क्योंकि अमेरिका से पिछले 10 से 15 सालों में हमारे संबंध काफी अच्छे हुए हैं। तो वही अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है और गौरतलब है कि चीन से भारत का सीमा विवाद समय समय पर होता रहता है। ऐसे में चीन के खतरे को देखते हुए अमेरिका से बेहतर संबंध भारत के लिए बेहद अहम हो जाते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के लिए अमेरिका से संबंध बनाए रखना जरूरी और मजबूरी दोनों ही है। हालांकि यूक्रेन पर रूस के हमले पर भारत का रवैया अमेरिका को रास नहीं आ रहा। इसके संकेत तब मिले जब पत्रकारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से इस पर पूछा तो उन्होंने कम शब्दों में इशारा किया कि अमेरिका भारत के रुख से ज्यादा संतुष्ट नहीं है। बहरहाल एक तीसरा बड़ा संकट जो भारत के सामने है वो जुड़ा है रक्षा से। भारत के सामने तीसरी उलझन रक्षा सौदों से जुड़ी डील को लेकर भी है। दरअसल भारत ने रूस के साथ हथियारों की कई डील कर रखी है। इसमें सबसे अहम S-400 डिफेंस मिसाइल है, जिसमें अभी तक 1/4 मिसाइल की ही सप्लाई हो पाई है और अब यूक्रेन पर हमले के बाद से दुनिया भर के देश उस पर हर तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं और इससे ना मानने वाले देशों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। और ऐसे में भारत के सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया और साथ ही ये सवाल भी भारत के सामने है कि इन रक्षा सौदों का आखिर क्या होगा। और अब बात करें चौथी और बड़ी समस्या की तो वो है यूक्रेन को लेकर। वैसे तो भारत के यूक्रेन से संबंध पुराने नहीं है और अक्सर यूक्रेन बड़े मौकों पर भारत के खिलाफ गया है, लेकिन पिछले कुछ साल में दोनों देश के बीच व्यापारिक संबंध बेहतर हुए और रूस की ही तरह यूक्रेन से भी भारत बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है। पर मौजूदा हालात के बाद ये व्यापार तो प्रभावित होगा ही और इसके अलावा दुनिया के अधिकतर देशों में यूक्रेन में आम लोगों की हत्या को लेकर विरोध भी हो रहा है और ऐसे में हर कोई मानवीयता के नाते ताकतवर देशों से दखल की मांग कर रहा है। लेकिन इस तरह की तटस्थता से भारत की छवि दुनिया में खराब न हो जाए तो वहीं भारत के सामने ये भी बड़ी उलझन है। वैसे तो भारत रूस से ऑयल के मामले में निर्भर नहीं है, लेकिन अधिकतर यूरोपीय देश रूस पर ही निर्भर है और अगर युद्ध लंबा चला तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी और इससे हर चीज महंगी होगी, अर्थव्यवस्था चरमराएगी। भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना से पहले तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन कोरोना ने काफी पीछे धकेल दी और अगर अब युद्ध लंबा चलता है तो अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि विश्व स्तरीय पायदान पर भारत की छवि दांव पर है, जो आने वाले समय में भारत और भारतीयों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत कई साल पीछे जाने की भी आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।